तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो एज आई सेड कि हम आज से रिज्यूम करने वाले हैं। तो आज वैसे तो 3 अगस्त का ही एनालिसिस लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि फिजिबल नहीं था एक का बनाना, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं कल एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट का ज़रूर बना दूंगी आपके लिए। तो अभी हम 3 अगस्त का एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, बाल गंगाधर तिलक 100 डेथ एनिवर्सरी। तो अभी हमने हिस्ट्री में पढ़ाई है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, हिज सो मच ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हमने सबसे पहले इनका कहाँ पे देखा जाता है, जो बंगाल पार्टीशन था वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था इन प्रमोशन ऑफ स्वराज पे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे, क्योंकि ये एडवोकेट करते थे या टोटल सेल्फ रूल को प्रमोट करते थे। तो ये लाल बाल पाल जो ट्रायड है, ठीक है, उनके एक इंटीग्रल पार्ट थे। ठीक है, एंड उनका बाल गंगाधर तिलक उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता था। सो यू ऑल नो दैट, क्योंकि जब उन्होंने वो गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए, सो आफ्टर दैट ही वाज टर्म्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। एंड जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्या बोला था, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। एंड महात्मा गांधी ने बोला था मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज ही प्रमोटेड टोटल सेल्फ रूल। हिज फेमस स्लोगन कौन सा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो दिस वॉज 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। सो इट वॉज ये उनका बता रखा है। तो ये महारथा है, ठीक है, महारथा और केसरी। ठीक है, दो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इन्होंने पब्लिश किए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। महारथा एंड केसरी, दो ये न्यूज़पेपर्स, ये जर्नल्स ये लेकर आते थे। ठीक है, देन देख लेते हैं 1947 पैक्ट ऑन गोरखा सोल्जर्स। ठीक है, तो क्या हुआ रिसेंटली कि अभी हमारा वैसे भी नेपाल के साथ इशू चल रहा है ओवर द काला पानी इशू, एंड नेपाल इज कॉन्टीन्यूसली मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इंडिया के खिलाफ देता जा रहा है। ठीक है, तो इसके तहत बोल रहे हैं कि जो 1947 का एग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच हुआ था, इंडिया, नेपाल एंड यूनाइटेड किंगडम। तो जो किससे रिलेटेड था, मिलिट्री सर्विसेज ऑफ गोरखा सोल्जर्स के बारे में। तो देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 एंड 1816 के आसपास। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि भाई हम गोरखा सोल्जर्स है ना, उनको रिक्रूट कर लेंगे। ठीक है, तो हम गोरखा सोल्जर्स को रिक्रूट कर लेंगे, उसके बाद कि भाई हम आपके सोल्जर्स हमें ब्रेव लगे और हम रिक्रूट कर लेंगे। तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, क्वेश्चन ऑफ अलॉटिंग 10 रेजिमेंट्स ऑफ गोरखा सोल्जर्स को सेटल किया। कैसे, ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, क्योंकि उस टाइम तक 1814 से तो काफ़ी ज़्यादा गोरखा सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी में। ठीक है, या ब्रिटिश आर्मी जिसे भी कह लो। तो उसके बाद से क्या हुआ, फिर जब इंडिपेंडेंस हुई तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो नेपाल के क्योंकि नेपाल भी एक अलग देश बन गया था फिर, कि जो नेपाल के जो लोग होंगे ना, अगर किसी को आर्मी में ज्वाइन करना है तो वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकता है और नेपालीज आर्मी भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट डिवाइडेड द गोरखा रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बिटवीन इंडिया एंड यूके। ठीक है, तो यूके में भी काफ़ी ज़्यादा गोरखा सोल्जर्स हैं। ठीक है, वहाँ पे आप यूके की भी मतलब वो कर सकते हैं अगर आपको रेजिमेंट में वहाँ पे जाना है तो। इट ऑल्सो एश्योर्ड कि भाई जो गोरखा सोल्जर्स हैं ना नेपाल के, उनको अगर काम कर रहे हैं, वो इंडिया में काम करे, ब्रिटेन में काम करे, तो उनको सेम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे इक्वलेंट टू देयर काउंटर पार्ट्स। अगर यूके में करे तो यूके में, या फिर इंडिया में इंडिया जैसे। तो इशू क्या है, जो गोरखा वेटरन्स हैं, जो बुढ़े बुढ़े हो चुके आर्मी से रिटायर हो गए, वो बोल रहे हैं कि यूके डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है, एंड अभी ऑब्जेक्शन ऑफ नेपाल रिगार्डिंग गोरखाज इन द इंडियन मिलिट्री हैज़ बीन हर्ड प्रोमिनेंटली, क्योंकि हमारा काला पानी इशू चल रहा है बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो जो टेरिटरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके खिलाफ हमारा इशू चल रहा है, एंड नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उसको अपना एरिया घोषित कर लिया है। ठीक है, तो नेपाल हैज़ रिटर्न टू यूनाइटेड किंगडम टू रिव्यू द एंगेजमेंट ऑफ लंदन टू सिक्योर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गोरखा सोल्जर्स। एंड नेपाल भी प्लान कर रहा है कि भाई जो 1947 का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, ठीक है, जिसके खिलाफ मतलब जिसके तहत हमने ये जो गोरखा सोल्जर्स के प्रिविलेजेस वगैरह इन सब की बात की थी, उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। सो गोरखाज इन ब्रिटिश आर्मी कौन, तो अप्रॉक्स 3% ऑफ ब्रिटिश आर्मी के में गोरखाज हैं। ठीक है, नेपाल से। एंड इन 2015 एंड कम्प्लीटेड 200 ऑफ सर्विस, मतलब 200 साल की सर्विस वहाँ पूरी कर चुके हैं। उनको फियर्स एंड लॉयल माना जाता है। ठीक है, दे आर इन मतलब नॉट ओनली इन इन्फेंट्री बट ऑल्सो इन द इंजीनियरिंग कॉर्प्स एंड लॉजिस्टिशियंस। ठीक है, तो जो ये घोड़े वोड़े चलाते हैं, इन्फेंट्री वगैरह, इन सब में भी वो इनरोल्ड है। एंड सिग्नेचर वेपन क्या होता है इनका, खुखरी। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके का चाकू होता है, ये चाकू ऐसे चला गया, ऐसे इस तरीके का बेंड होता है। ठीक है, खुखरी होता है इनवर्डली कर्व्ड शेप ऑफ इट्स ब्लेड, तो उसको ये माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था। एंड इनकी जो ब्रेवनेस है एंड इनकी एक प्रेस्टीज, ये भी माना जाता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है ऑफ ब्रिटेन, वो 2 पर्सनल गोरखा ऑफिसर्स उनके सिक्योरिटी गार्ड है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी चीफ इज़ ग्रांटेड ऑनररी पोस्ट इन द जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, कि भाई आप हमारे भी तो सोल्जर्स रिक्रूट करें तो हम आपको एक जनरल की पोस्ट ऑनररी दे देते हैं।
ठीक है। तो दिस इज इट। एंड ये काला पानी टेरिटरी, आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। इधर है काला पानी हमारे यूके के पास, एंड ये नेपाल की इधर पड़ती है काला पानी। सो दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। देन देख लेते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो हमने बहुत बार कर रखा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत हद तक सेडिशन लॉ है, उस तरीके का वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ठीक है। सेडिशन हो गया तो हमारे यहाँ पे वहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो ये क्या करता है कि भाई हम देख लेते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1878 का है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन करवा सकते हो आप किसी बंदे की अगर आपको लग रहा है कि वो प्रिजुडिशियल है टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, एंड वो जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए एक थ्रेट है, ठीक है। उसी के तहत क्या किया इन्होंने, जो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला है, वहाँ के पार्टी के जो वहाँ पे जो मिनिस्टर है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। एंड डिटेंशन में रखा गया उनको करीबन 1 साल हो गया। तो इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि ये दिस इज़ नॉट लॉफुल एंड इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल स्टेटस है, हमें आपको पता होगा पिछले साल आर्टिकल 370 एंड 35A रिवोक हो चुका है, एंड उसके तहत उनको ये था कि जो ये लीडर्स है ये अनरेस्ट ना कॉज कर दे। सो दैट्स वाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट वाज इन्वोक्ड एंड दे वर केप्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो कंसर्न्स एसोसिएटेड क्या है, हाउस डिटेंशंस को अनलॉफुल माना जाता है, ये ह्यूमन राइट्स को अंडरमाइन करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को भी अंडरमाइन करता है। एंड इवन कोर्ट फेल टू हियर द पिटिशंस, क्योंकि हेबियस कॉर्पस का लगाया जाता है पिटिशन। हेबियस कॉर्पस मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, एंड उसके तहत भी अभी इतने सारे 600 के आसपास केसेस पड़े हैं, ठीक है, कोर्ट में, बट स्टिल ये चीज़ें अभी नहीं एक्सपीडाइट हो पा रही हैं। सो दैट इज़ द कंसर्न। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 500 पीपल के आसपास, बट दे वर बुक्ड एंड डिटेनीज भी हो चुके हैं। दिस इंक्लूड्स टोल पेटर्स, लॉयर्स एंड सेपरेटिस्ट लीडर्स, एंड अराउंड 250 कश्मीरी डिटेनीज भी वहाँ पे जेल में हैं, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस लगाया है, बट इवन 1% ऑफ सच केसेस हैव नॉट बीन डिसाइडेड येट। तो भाई होना क्या चाहिए, अब आपको लॉकडाउन में पता तो चल ही गया होगा दैट इंटरनेट इज़ सो एसेंशियल। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट इज स्टिल सस्पेंडेड, एंड वहाँ पे अगर है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा लो स्पीड में है। तो वहाँ पे रिस्टोर कर देना चाहिए 4G नेटवर्क, लिफ्टिंग ऑफ कर्ब्स कर देना चाहिए ऑन पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी टू प्रमोट राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मल्टी लेवल डायलॉग विद दोस अफेक्टेड विद द अगस्त 5 डिसीजन, ठीक है। जो भी रिवोक करने से अफेक्टेड हुए उनके लिए उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन कश्मीरी फार्मर्स को कंपनसेशन देना चाहिए, एंड जो कंडीशनल रिलीज कर देना चाहिए लीडर्स का जो भी अरेस्टेड है, ठीक है। पावर्स मैं बता चुकी हूँ। इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये टफ लॉ था काफ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो, ठीक है, बिना विदाउट एनी ट्रायल। तो टफ लॉ है, ताकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टिम्बर स्मगल होता था, एंड स्मगलर्स को आउट ऑफ सर्कुलेशन रखने के लिए इसको लाया जाता था। इट अलाउड गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पर्सन जो 16 साल से ऊपर होगा 2 साल के पीरियड के लिए, एंड इट अलाउज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन फॉर अप टू 2 years। सेम थिंग इन द केस ऑफ पर्सन एक्टिंग मैनर प्रिजुडिशियल टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अगर ये है कि अगर आपने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया, मान लो स्टोन पेल्टिंग की या इस तरीके की चीज़ें, डिस्टर्ब करा, मॉब को भड़काया, तो आपको 1 साल की हो जाएगी। बट अगर पूरी स्टेट की सिक्योरिटी के प्रिजुडिशियल एक्ट करे तो आपको 2 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन फेस करना पड़ेगा। सो हाउ वाज इट इन्फोर्स्ड, तो कौन कर सकता है इसको, पास कौन कर सकता है, मतलब एक PSA को कौन जारी कर सकता है, डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, और द DM ऑफ द स्टेट ऑफ द सिटी, एंड डिटेनिंग अथॉरिटी नीड नॉट डिस्क्लोज एनी, कि भाई मैंने क्यों किया, रीज़न डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई इसको कहते हैं एक ड्रैकोनियन लॉ। सो सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एनी एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर द एक्ट, ठीक है, कि प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। जो भी इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ है, मान लो DM है, उसको बोला जाएगा कि आपको प्रोटेक्शन है, अगर आप मतलब किसी पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दें तो आप पे कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी, ठीक है। एंड या फिर जो भी बंदा भी है उसके लिए भी उसको भी थोड़ा सा दिया जाता है कि अगर आपने गुड फेथ में किया, पर ये गुड फेथ कभी प्रूफ होता नहीं है। एंड नो सूट लीगल प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक रूल्स रिगार्डिंग दिस, अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि भाई वो रूल बनाए जो इस एक्ट्स के लिए कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो जो भी आपको रूल बनाने कि भाई 2 साल के लिए का जेल भेजना है, 3 साल के लिए, वो रूल अलग से बनेंगे, बट ये एक्ट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो इसमें अमेंडमेंट कभी भी करी जा सकती है, पर अभी एज सच कोई रूल्स बनाए नहीं हैं। तो कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली डिटेंशन करे विदाउट एनी ट्रायल, नो राइट टू फाइल अ बेल, provides for vast number of detentions and no distinction between minor and major offense। तो स्टोन पेल्टिंग की भी उतनी सज़ा है और मॉब लिंचिंग की भी उतनी सज़ा है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ है।
तो कैन कोर्ट इंटरवीन, हाँ भाई कर सकते हैं। और बस एक ही चीज़ है, हेबियस कॉर्पस फाइल करके आप इसको चैलेंज कर सकते हो। तो हेबियस कॉर्पस क्या है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, तो ये होता है एंड बट ये काम नहीं करा। आपने देख लिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, 1% ऑफ द केसेस भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू हियर सच पिटिशंस एंड बट अगर ये होता है कि अगर ये ऑर्डर क्वैश किया जाता है, देयर इज़ नो बार ऑन द गवर्नमेंट पासिंग अदर डिटेंशन लॉ अंडर पीएसए एंड डिटेनिंग द पर्सन अगेन। अगर ये ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया है तो बार नहीं है सरकार के ऊपर, तो वो पास कर सकती है एंड वो पर्सन को डिटेन कर सकती है दोबारा से। ठीक है, देन देख लेते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 3 ये भी कहता है अगर पर्सन अरेस्ट किया जाएगा और डिटेन किया जाएगा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो हमारा आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन दी जाएगी आपको, वो उसको अवेलेबल नहीं होती। तो ऑब्वियसली अगर उसको डिटेन ही कर लिया तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये उसको अवेलेबल नहीं होता। देन देख लेते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम मैं कहती हूँ अभी है, क्योंकि अंडर द आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है जो सरकार चाह रही है हम आत्मनिर्भर बने, उसके तहत ये लॉन्च किया गया। क्या है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स है जैसे सैमसंग है, ठीक है, कोरिया का, एंड यहाँ पे फ्लेक्स है, पेगाट्रॉन है, फॉक्सकॉन है, ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जाइंट्स कंपनीज हैं। उनको बोला है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली इंडिया में, क्योंकि अभी वो चाइना से अपना बेस शिफ्ट कर रही हैं, तो इंडिया पे अट्रैक्ट करने के लिए जो सरकार ने इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो ल्योर होकर इंडिया में आए। तो हम देख लेंगे इंसेंटिव्स क्या है, पर कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है, माइटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द इंसेंटिव लिंक्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो वो हम देख लेंगे प्रोडक्शन लिंक, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई जो आप प्रोडक्शन करोगे उस पर हम आपको कुछ इंसेंटिव दे देंगे। तो पीएलआई स्कीम क्या है, 1 अप्रैल को आई थी एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। इट प्रपोजेस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे। क्या है कि भाई 15,000 का मान लो आपने कोई फ़ोन मैन्युफैक्चर किया ना, तो उसे 4 से 6% आपको इंसेंटिव दिया जाएगा ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। ठीक है, ओवर द बेस ईयर दिया जाएगा। तो 2019-20 इसका बेस ईयर डिसाइड किया गया है एंड तो एलिजिबल कंपनीज़ को दिया जाएगा। हम देख लेंगे एलिजिबल कौन सी कंपनीज़ है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 2019-20 इसका बेस ईयर और 5 साल के लिए आपको 4 से 6% इस पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो पहले मैं आपको कंपनीज़ दिखा देती हूँ। हाँ, एलिजिबिलिटी कौन है, कंपनीज दैट मेक्स मोबाइल फ़ोन्स जो 15,000 या उससे ज़्यादा के बनाते हैं और बेचते हैं, उनको 6% इंसेंटिव मिलेगा ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स ऑन ऑल सच मोबाइल फ़ोन्स मेड इन इंडिया। तो अगर कोई कोरिया का अगर सैमसंग है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ बेस बनाएगा, ठीक है, तो वो मेड इन इंडिया हो जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है तो अगर मेड इन इंडिया है तो उस पर 4 से 6% आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडियन नेशनल ओन्ड है, जैसे कार्बन कंपनी है, ठीक है, फ़ोन बनाती है जो, तो उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। उसको 200 करोड़ का उनके लिए पैकेज अलग से दिया गया है, वो 4 साल के लिए ही है। ठीक है, एंड कौन सी ये हो गया हमारा। तो की फीचर्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं। स्कीम इज़ ओपन फॉर एप्लीकेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स इनिशियली, पहले 4 महीने है, पर उसको फिर इसे एक्सटेंड किया जाएगा और एप्लीकेशंस आएंगी लोगों की 4 महीने तक, ठीक है, तो फिर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वो तो कोविड क्राइसिस में, पर 4 महीने तक आपको एप्लीकेशंस देनी है कि भाई हम आपके इंडिया में आएंगे, बेस बनाएंगे और हमें आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। एंड स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नोडल एजेंसीज विच शैल एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल मैनेजरियल implementation support and carry out other responsibility जो भी उनको माइटी देता रहेगा। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होंगी। अब आप बोलोगे मैम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो वहाँ पे क्या है कि रजिस्टर करने के लिए भी होती है, बिल्डिंग के लिए भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी होती है, तो सब कंपोनेंट्स होते हैं एक बिज़नेस खड़ा करने के लिए। पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, ठीक है, पहली बात तो उनको इंडियन होना चाहिए या फिर रजिस्टर्ड यूनिट इन इंडिया, ठीक है, और उनकी कोई ना कोई एक रजिस्टर्ड यूनिट होनी चाहिए इंडिया में, तो वो एलिजिबल हैं स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। दीज कंपनीज कैन क्रिएट अ न्यू यूनिट, ठीक है, और सीक इंसेंटिव फॉर देयर एग्जिस्टिंग यूनिट्स, ठीक है, अगर किसी और लोकेशन में है तो। हाउएवर एन इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनीज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, लैंड और बिल्डिंग्स पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मान लो 10,000 का फ़ोन बनाया, उसमें कुछ मार्जिन अपना रखते हैं कि भाई ये हमारा मान लो कि हमने 10 फ़ोन बना दिए, ठीक है, 10,000 या 15,000 के, तो ऐसे
10 फ़ोन बना दिए तो 1.5 लाख रुपए आ गए, तो 1.5 लाख में से मैं 50,000 अपना ये बिल्डिंग का किराया दे दूंगा। तो ये जो वो वाला कंपोनेंट है वो इसमें ऐड अप नहीं होता। ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय कंपनीज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स फॉर प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर इंसेंटिव्स और डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। हमें ऐसी स्कीम क्यों चाहिए भाई? डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं एंड वो इजीली मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसे टेक्नो जायंट्स सैमसंग वगैरह जैसे यहाँ आएंगे तो बेस बनाएंगे, तो वो चीज़ें वहाँ से फिर अपनी मंगवाएंगे, आउटसोर्स करेंगे, चीज़ें सस्ती होंगी एंड उनको एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा। एंड जो ये टेक्नो सेक्टर है, इट सफर्स डिसेबिलिटी ऑफ अराउंड 8.5% to 11% ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स टूटी हुई है, लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आती है, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत हाई कॉस्ट है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिक चीज़ है जिसमें ज़्यादा गैप्स हैं। देयरफॉर टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब, अगर हब बनाना है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ नेसेसरी टू एनकरेज एंड ड्राइव कैपेबिलिटीज ऑफ द कंट्री फॉर डेवलपिंग कोर कंपोनेंट्स एंड क्रिएट इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ताकि हम ग्लोबली कम्पीट कर सकें। तो किसके लिए? ESDM के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें अपने को ग्लोबल हब बनाना है। तो ये अच्छी आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में जब भी आपको ज़रूरत पड़े। सो BDOU क्या है? तो BDOU क्या है कि देखो, जो भी कभी भी नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आता है ना, जैसे हमारा IRNS है, नाविक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भाई क्या क्या कंपोनेंट देखेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है BDOU, ठीक है, BDOU कंप्लीट कर लिया है। वो क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉन्स्टिलेशन है चाइना का। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो इट इज़ अ चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स यूज़ करेगा ताकि पोजिशन बता सके, ठीक है, ताकि चाइना को GPS की ज़रूरत ना पड़े। उनको फिर डर रहता है GPS से हमारा डाटा चोरी हो जाएगा एंड टन्स ऑफ थिंग्स। सो ये 10 मीटर तक की एक्यूरेसी बताएगा। ये कब प्रोग्राम चालू हुआ था? 1994 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि काफ़ी चाइना के प्रोग्राम्स के लिए इतना जानकारी ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना कि ये क्या क्या काम करेगा। फिशरी, एग्रीकल्चर, स्पेशल केयर, मास मार्केट एप्लीकेशन, फॉरेस्ट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी के लिए मददगार साबित होगा, ताकि क्योंकि ये एक्यूरेट पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग एंड शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट्स कितनी है भाई? 27 सैटेलाइट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 5 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एंड 3 मोर इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो मैं आपको 1000 टाइम्स बता चुकी हूँ जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस का डिफरेंस। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 27 सैटेलाइट है, तो हम देख लेते हैं। अर्थ के अराउंड 3 ऑर्बिट्स होते हैं, बेसिकली क्लासीफाई करते हैं हम। पहला लो अर्थ ऑर्बिट जो 2000 किलोमीटर्स तक होता है, देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो 36,000 किलोमीटर्स तक होता है, फ्रॉम 2000 टू 36,000, एंड हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो 36,000 एंड अबव होता है। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। देन ये यहाँ पे ल्यूनर ऑर्बिट भी बता रखा है, ये तो कहाँ 4 लाख किलोमीटर्स के आसपास स्टार्ट होता है। ये अर्थ के ऑर्बिट्स बता रखे हैं। तो ये चाइना के लिए क्या मतलब मदद करेगा, क्योंकि US एंड चाइना के रिलेशंस डिटोरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि चाइना का खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा, तो वो कहेगा US से हमें तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। सो इट इज़ अ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस इन अलाउिंग चाइनाज मिलिट्री टू एम्प्लॉय BDOU गाइडेड कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन्स। तो उस तरीके के वेपन्स बना सकेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग क्या होता है वेपन्स में, बहुत सारी वही होता है ना, फायर एंड फॉरगेट तरीके की मिसाइल्स। तो उनको फिर एडिक्वेट्स कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, लोकेशन प्रोवाइड करनी है कहाँ पे टकराएगा। तो वो GPS के थ्रू अगर पता चलेगा तो वो डाटा चोरी हो सकता है एंड टन्स ऑफ थिंग। तो इनके पास अपना नेविगेशन है। सो दीज जो कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन्स हैं उनके लिए बेहतर रहेगा काम करना। विच अदर कंट्रीज कौन काम कर रही है? GPS इज ऑन बाय US गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय US एयरफोर्स। सो रशिया का क्या है कि ग्लोनास है उनका जो नेविगेशन सिस्टम का नाम है। यूरोपियन यूनियन के नाम का गैलीलियो है और इंडिया का नाविक है। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। अभी इतना नहीं बनाया है अपना ये नेविगेशन सिस्टम, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। सो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्या है भाई? जैसे इनर लाइन परमिट है उसी तरीके का है। तो ये ऑनलाइन ट्रांजिट पास है। अगर आपको जो टिम्बर बैम्बू अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको मतलब कहीं से कहीं लेके जाना है, ठीक है, तो आपको ट्रांजिट पास देना पड़ेगा। तो ये लॉन्च किसने किया? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, ताकि इसकी इलीगल स्मगलिंग ना हो। पायलट प्रोजेक्ट फंक्शनल कहाँ है? MP और तेलंगाना में। एप्लीकेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा इस सिस्टम में एंड ताकि वो अप्लाई कर सके फॉर ट्रांजिट पास, ठीक है। एंड एप्लीकेशन विल मूव टू कंसर्न रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंड फिर वो देखेगा कि वेरिफिकेशन करेगा और बोलेगा कि देखेगा कि ट्रांजिट पास ज़रूरी है नहीं है,
स्मगलिंग तो नहीं हो रही, कितना टन्स जा रहा है, तो वो सब उसको दे देंगे एंड उसको मैसेज मिल जाएगा ऑफ इशुएंस ऑफ ट्रांजिट पास एंड डाउनलोड हो सकता है उसका। इट विल एक्सपीडाइट द इशुएंस ऑफ ट्रांजिट पास एंड ये वैलिड होगा अक्रॉस द इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है ताकि सीमलेस मूवमेंट हो सके फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम तो तेलंगाना और एमपी में अभी पायलट प्रोजेक्ट है। देन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हैकाथॉन क्या है? न्यू इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्लेटफॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेसिंग प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन डेली लाइफ्स एंड दस इनकलकेट अ कल्चर ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जो इनोवेशन रिलेटेड चीज़ें आती हैं आजकल, अभी हमने यूवी का कुछ बना दिया, रोबोट्स बना दिए, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें दिक्कत आती हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिससे कि लोग कोलैब कर सकेंगे एंड उनका जो भी सॉल्यूशन है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन रिजॉल्व इट। तो फर्स्ट एडिशन ये पहले भी हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 2017 में हुआ था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय MHRD, AICTE, ठीक है, जो टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, एंड I4C, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी जो हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसके तहत, आई होप आपने इसको कवर कर लिया होगा, वरना हम सबसीक्वेंट लेक्चर्स में देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, MHRD को फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो ये तो आगे की चीज़ें हैं। भारत एयर फाइबर सर्विस के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, इंट्रोड्यूस बाय BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, नाम से ही समझ में आ जाएगा तो थोड़ा लिंक हो जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एम करेगा कि भाई वायरलेस कनेक्टिविटी हो इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम BSNL लोकेशन। मान लो 20 किलोमीटर दूर BSNL का लोकेशन है, तो उससे 20 किलोमीटर दूर उसको वायरलेस कनेक्टिविटी, ऐसे नहीं तारे बिछाने की ज़रूरत है। 10 कस्टमर पे क्या होगा, जो रिमोट प्लेसेस है उनको बेनिफिट मिल सकेगा। तो 20 किलोमीटर अभी इनिशियली के लिए ठीक है, अभी फिर उसको फर्दर एक्सपैंड किया जा सकता है। एंड दिस इज़ द थिंग। देन इज़ अबाउट धोले। धोले क्या है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। तो ये बताया गया है कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP में। तो ये जो कंजर्वेशन है, ये क्योंकि एंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट, तो इसके कंजर्वेशन में अच्छा खासा काम कर रहे हैं ये दो स्टेट्स। तो धोले इज़ एन एपेक्स सोशल कार्निवोर, ठीक है, सोशल कार्निवोर है, ठीक है, खा लेता है उनको। एंड ये देखो आप, यहाँ पाया जाता है, तो साउथ ईस्ट में काफ़ी पाया जाता है। एंड यहाँ पे दिख रखा है आपको उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, एंड ये पूरा गंगेटिक प्लेन्स में मिलता है एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी मिलता है। तो ये इसकी लोकेशन है जहाँ पाया जाता है। इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू IUCN, ये इसकी फ़ोटो है, फॉक्स जैसा दिखता है, साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आता है। शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो शेड्यूल 2 में क्या होता है, उनकी हंटिंग वगैरह प्रोहिबिटेड होती है। तो दिस इज़ द थिंग। डिजीजेज एंड पैथोजेंस ढोल आर ससेप्टेबल टू रैबीज़। रैबीज़ बहुत जल्दी होता है। कैनाइन डिस्टेम्पर, जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है वो इनको जल्दी होता है, जो एक बार आया था कि उनको टाइगर्स वर सफरिंग फ्रॉम कैनाइन डिस्टेम्पर, जिनकी डेथ हो गई थी। सो ये भी आया था। एंड क्या है कि ये यूजुअली क्या होता है कि जो डोमेस्टिक विलेज डॉग से कुत्ते होते हैं वो रिजर्वोयर होते हैं बहुत सारी रैबीज़ या फिर कीटाणुओं के, तो उनसे ये इनको हो जाता है एंड इनकी पॉपुलेशन में कमी देखी जा रही है। इट इज़ इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू IUCN। देन मैंड्रिन देख लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें क्या है कि जो लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं स्कूल में, उसमें से मैंड्रिन को हटा दिया गया है। तो मैंड्रिन क्या है भाई, चाइनीज़ लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चाइनीज़ मेनलैंड एंड ताइवान, ठीक है। तो ताइवान में भी यही मानी जाती है, मैंड्रिन बोली जाती है, चाइनीज़ मेनलैंड में भी, पर हांगकांग में नहीं बोली जाती, ठीक है। हांगकांग एंड मकाओ में वेयर लोकल डायलेक्ट ऑफ चाइनीज़, जो कैंटोनीज़ है वो यूज़ किया जाता है हांगकांग और मकाओ में, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, बाराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वहाँ का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है बाराक न्यूक्लियर, क्योंकि वहाँ पे ऑयल इतना ज़्यादा तो इनको खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पहला बना है UAE में, ठीक है। तो UAE के नेबरिंग जो भी स्टेट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड हैज़ अचीव फर्स्ट क्रिटिकलिटी, मतलब जो 1 of the 4 उसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो चालू हो गया है एंड वो अपने न्यूक्लियर फिजन वगैरह जो भी करना है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। बाराक का नाम क्या है, मतलब क्या है, ब्लेसिंग इन द अरबिक, एंड इट वाज बिल्ड बाय अ कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कोरिया के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो UAE की कैपिटल क्या है, अबू धाबी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है बाराक की लोकेशन एंड इसको कतर काफ़ी अपोज कर रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। एंड दिस में फर्दर कॉज अनरेस्ट इन द मिडल ईस्ट, बिकॉज फिर वो वही ना होर्डिंग हो जाएगी कि हम भी न्यूक्लियर बनाएंगे, हम भी न्यूक्लियर बनाएंगे। एंड पोस्ट ईरान जो US ईरान एंड P5 के साथ जो जग हुआ था, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वहाँ पे सैंक्शंस लगे थे न्यूक्लियर नहीं करना आपको, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी अगेन।
सो प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, अगेती आइलैंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, 7.6 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड है जो कोरल तो कोरल एटॉल है जिसको अगेती एटॉल बोला जाता है लक्षद्वीप में। तो आपको ध्यान रखना जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं सारे कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोरल्स भर भर के पाए जाते हैं। तो उसका एक जो लक्षद्वीप टोटल आइलैंड्स है ना उसमें एक पार्ट है अगेती, तो ये अगेती की लोकेशन है, ठीक है। एंड वहाँ पे कुछ नहीं, एनजीटी का बताया है कि इंटरिम स्टे दिया गया है कि भाई वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ को मतलब काट दिया होगा तो उसके लिए बीच रोड बनाने के लिए, तो उस पर अभी स्टे लगाया है। देन इज़ अबाउट यूके। हाँ, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। सो लक्षद्वीप और अंडमान दोनों के आप मुझे हाई कोर्ट बताओगे कौन सी कोर्ट इनकी सुनवाई करता है। देन यूके प्लान्स कॉइन्स इन द ऑनर ऑफ महात्मा गांधीज ऑनर, कि भाई क्योंकि अभी आपने जॉर्ज फ्लॉयड का देखा होगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लैक्स की जो एजिटेशन है वो बढ़ गई एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ की एजिटेशन बढ़ गई, तो इसीलिए ब्रिटेन कह रहे हैं कि हम कॉमेमोरेट करेंगे महात्मा गांधी को। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट दिस इज़ द न्यूज़। सो आई होप यू लाइक द डिस्कशन एंड डू आंसर द कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।